विशेष संवाद और विशेष सम्मान के सफर को, इस बेहद खास सफर को शुरू करते हैं। और अब हमारे बीच आ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान और पहाड़ों की युवा राजनीति की शान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और इस खास सेशन को होस्ट करने जा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी जी। स्वागत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। गुजारिश करूंगा माइक ले लें। धामी जी, पहाड़ से जो सफर शुरू होता है दिल्ली की तरफ, इस आजादी के 75वें साल में एक सवाल ये कि दिल्ली अब क्या पहाड़ को ज्यादा अच्छी तरह से समझने लगी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने सबके समक्ष यहाँ हम लोगों को सबको बुलाया है, सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो जब से देश में प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया, तब से लगातार पहाड़ को आना भी और पहाड़ से यहाँ आना भी दोनों ही आसान हो गया है। उसका आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ है, पहले देहरादून से दिल्ली आने में 7 घंटे, 8 घंटे, कभी 9 घंटे लगते थे। आज हम बहुत आसानी से अधिकतम 4 घंटे में यहाँ से पहुँच रहे हैं। और आने वाले समय में जो एलिवेटेड रोड बन रही है, मुझे आपके चैनल के माध्यम से आप सबके बीच में कहने में खुशी भी हो रही है कि दिल्ली से देहरादून की जो फ्लाइट है, आने वाले समय में वो बंद न हो जाए कहीं। क्योंकि जो दिल्ली से देहरादून का सफ़र है वो मात्र 2 घंटे में पूरा होगा। नई एलिवेटेड रोड बन रही है। 4 धाम में हमारे यहाँ पर जाने के लिए, बद्रीनाथ जी जाने के लिए आज ऋषिकेश से 6 घंटे में पहुँच रहे हैं। पूरे पहाड़ के अंदर जो है एक से एक नए काम शुरू हो रहे हैं। ऋषिकेश में हमारा एम्स संचालित हो रहा है, इसमें हज़ारों लोगों को ओपीडी मिल रही है। एक नया एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारा उधम सिंह नगर में जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ऐसे अनेकों अनेक योजनाओं पर काम हो रहा है और केंद्र से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमारी सरकार तेज़ी से सब में काम कर रही है। और उनका चूँकि स्वयं भी पहाड़ से और उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। आज हम बाबा केदार की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से चल रहा है। 2013 की आपदा में सारा का सारा वहाँ पर परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। उस परिसर के पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि वहाँ लगा दी गई है, उनको पुनः स्थापित कर दिया गया है। तमाम सारे काम वहाँ पर चल रहे हैं। इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी काम शुरू हो गया है। और कुमाऊँ क्षेत्र में हमारे पूरे सभी पुराने मंदिर, जिसमें कि जागेश्वर धाम से लेकर नीम करोली बाबा, हमारे गुलजू सर्किट, पाताल भुवनेश्वर, जागेश्वर धाम, अनेकों स्थानों पर, उन सभी स्थानों पर तेज़ी से कार्य हो रहा है। मानसखंड कॉरिडोर योजना हमारी एक एक करके 1, 2, 3 चरणों में उसके काम को हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, उस पर काम हो रहा है। कि मैं कहूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने नव भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, उस कड़ी में हम लोगों ने भी नव निर्माण उत्तराखंड का एक प्रारंभ किया है। उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान बना, तो एक बिंदु था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप राज्य में लागू करने जा रहे हैं। वो बात कहाँ तक पहुंची? ये चुनावों में क्यों बनाया गया मुद्दा? देखिए,
चुनाव से पहले चूंकि हमने ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जहाँ गंगा का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से उत्तराखंड के अंदर कोई ना कोई सेना में काम करता है। देश के अंदर किसी के बेटी काम करती है, कहीं बेटा काम करता है, कहीं चाचा करते हैं, कोई किसी के नातेदार रिश्तेदार, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ से सेना के अंदर कोई ना कोई या देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना योगदान न दे रहा हो। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारे राज्य की सीमाएं लगी हुई हैं। तो हमने ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस चुनाव से पहले ही, इस चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले हमने ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हम जो सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे तो उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और हमने चूँकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें मैंडेट दिया, अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 2 बैठकें उसकी हो गई हैं। सभी हितधारक जितने भी उससे जुड़े हुए हैं उन सभी से वो कमेटी बात करेगी, जन संवाद भी करेगी, और जन संवाद के आधार पर जो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उसी ड्राफ्ट के आगे लेकर सरकार उसको लागू करेगी। हम इस दिशा में तेज़ी से जो हमारा तय समय सीमा है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उसके पीछे हेतु है कि उत्तराखंड जहाँ धर्म, संस्कृति और अध्यात्म इन सब का केंद्र है, उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। 20% ऐसे मामले जो आज न्यायालयों में चल रहे हैं वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे इसके लागू होते ही। इसलिए ये हमारा संकल्प है, हम इसको लागू करेंगे। विरोधी कह रहे हैं कि आप मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करके। देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण किया, और हम तो मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और हमने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ भी अवैध निर्माण है, अवैध गतिविधियाँ हैं जो उत्तराखंड के हित में नहीं हैं, उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने वाले हैं, न किसी के दबाव में आने वाले हैं। ये जब चुनाव हुए और इतिहास बना, आपकी सरकार फिर से आई, इतिहास इसलिए क्योंकि पहले वहाँ पे आती नहीं थी, लेकिन वो इतिहास फिर भी दोहराया गया कि मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए, वो अभी तक चुभता है आपको? नहीं, देखिए, मैं चूँकि मेरी शुरुआती, जब मैं सबसे पहले विधानसभा का सदस्य बना तो वही खटीमा से बना, और खटीमा से ये जो मेरा रिश्ता है ये कोई हार जीत का रिश्ता नहीं है। उन्होंने जो भी जनादेश दिया मैंने उसको सिरोधार्य किया, उन्होंने मेरी शुरुआत करवाई, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य सैनिक परिवार में पैदा हुए नवयुवक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, दायित्व दिया, काम करने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद मेरे चंपावत विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से मैंने उपचुनाव में मैं खड़ा हुआ था, उस चंपावत क्षेत्र की महान जनता का भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर का अभी तक का 94% का रिकॉर्ड भी उन्होंने वहां से बनाकर भेजा मुझे। तो अब अगर कोई फैसला आएगा एक मुख्यमंत्री होने के नाते, कोई बजट एलोकेशन का या कोई भी काम करने का, कि भाई ये चंपावत में किया जाए या खटीमा में किया जाए, तो आप क्या करेंगे, कैसे लेंगे वो फैसला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पूरे उत्तराखंड का बराबर तरीके से सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और हम लोगों ने जो अपने लक्ष्य में रखा है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो उस समय हम हर क्षेत्र में आगे हों, हर दृष्टि से आगे हों, एक आदर्श स्थिति में हो। तो उसके लिए कोई एक विधानसभा क्षेत्र में काम करने से नहीं होगा, वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से काम करना होगा। एक बड़ी चुनौती जो देश के सामने है और ख़ासकर पहाड़ी राज्यों के सामने है, वो है पर्यावरण की, क्लाइमेट चेंज की। बार बार हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं अब पहाड़ों में भी। तो विकास
और इसको बैलेंस करना पर्यावरण को, ये इस चुनौती से उत्तराखंड कैसे निपटेगा? देखिए, ये चुनौती केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं है, आज ये पूरे देश के अंदर ये चुनौती हो गई है। और इसके पीछे जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज़ी से जो हो रहा है वो बहुत बड़ा कारण है। इस पर हमको इस तरफ भी ध्यान देना होगा और तभी हमारा ये पर्यावरण संरक्षण ठीक प्रकार से हो पाएगा। और उत्तराखंड के अंदर हमने जितने भी विकास के कामों को शुरू किया है या विकास के काम आगे प्रस्तावित किए हैं, वो सारे के सारे जहाँ पर एक तरफ हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, ये बिल्कुल मेरा भी दृढ़ मत है कि इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इकोलॉजी में भी सामंजस्य होना चाहिए। इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी ठीक प्रकार से जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है वो ठीक प्रकार से हो पाएगा। आपने जनसंख्या विस्फोट की बात की, उसके लिए कई आवाज़ें उठ रही हैं, कानून लाया जाए। क्या उत्तराखंड राज्य के स्तर पर कुछ ऐसी आप विचार कर रहे हैं या ऐसा कुछ बातचीत है? नहीं, देखिए, हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए उत्तराखंड के हित में जो भी जरूरी कानून होंगे, जो भी जरूरी हम बदलाव कर सकते होंगे, हम उन सब पर काम करेंगे कि जिससे कि देवभूमि का संरक्षण हो, देवभूमि का संवर्धन हो। अब ये राज्य जो ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड को इस डबल इंजन से क्या मिलता है? नहीं, उत्तराखंड को देखिए, केंद्र में आज मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो ये जानती है कि उत्तराखंड की प्राथमिकताएं क्या है, उत्तराखंड की ज़रूरतें क्या है, और जो हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरत है, उन पर केंद्र की सरकार काम करती है और इसीलिए तेज़ी से काम होता है। पिछले 5 सालों में, 6 सालों में अगर हम देखें तो उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। ये तभी संभव हुआ है जब डबल इंजन की सरकार है, ये तभी संभव हुआ है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है 125 किलोमीटर की, उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। 2024-2025 तक उस योजना को पूरा होना है। ये तभी संभव हुआ है जब डबल इंजन है। उत्तराखंड के अंदर एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी हमारे उत्तराखंड में खुल रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य, 4 धाम यात्रा के ये आसान रास्ते बन पाए हैं। दिल्ली से देहरादून हो, देहरादून से हरिद्वार हो, हरिद्वार से उधम सिंह नगर हो, उधम सिंह नगर से पिथौरागढ़ हो, रामपुर से हमारे काठगोदाम को जाने वाली सड़क हो, मुरादाबाद का बाईपास हो, रामपुर का बाईपास हो, रुद्रपुर का बाईपास हो, ये तभी संभव हुआ है जब डबल इंजन है। तो डबल इंजन के कारण से बहुत तेज़ी से, तेज गति से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ वक्त पहले जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, तब जो उत्तराखंड आपने देखा और अब एक मुख्यमंत्री की नज़र से जब आप उत्तराखंड देखते हैं तो क्या फ़र्क पाते हैं? नहीं, देखिए, तब भी मैं चूँकि प्रदेश के अंदर सभी जगह जाता रहा हूँ, पहले से देखता रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि 2014 के बाद जहाँ पूरे देश के अंदर एक नया कल्चर आया है, नई कार्य संस्कृति आई है, और उसका असर है कि उत्तराखंड के अंदर भी वो चीज़ दिखाई दे रही है। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उत्तराखंड का विशेष रूप से केंद्र के द्वारा यहाँ से सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा था, संरक्षण किया जा रहा था। और अब चूँकि मैं भी समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से, हमारे अन्य केंद्रीय नेताओं से, सबसे समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारी जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं, चाहे वो जल विद्युत के क्षेत्र में हो, सड़क परिवहन के क्षेत्र में हो, या उद्यान फल बागवानी के क्षेत्र में हो, सभी पर तेज़ी से जो है सब पर हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है और काम हो रहा है। राजनीति की जो बात करते हैं कि विपक्ष जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है, जनता की नब्ज नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसी क्या नब्ज है जो आप लोगों ने पढ़ ली है? ऐसी क्या नब्ज है कि जो इतिहास होता है कि भाई हर बार सरकार पलटती है उत्तराखंड में, वो भी बदल जाता है, केंद्र में हो चाहे अलग अलग राज्यों में हो, एक टारगेट दे दिया जाता है कि इतना हम पार करेंगे, वो पार भी हो जाता है, ये क्या पकड़ा है आपने? कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं। अभी कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि भारत के अंदर जब कोरोना महामारी आएगी तो क्या हाल होगा, चिंतित थे, WHO भी चिंतित था, अन्य संस्थान भी चिंतित थे, जब बड़े बड़े विकसित देशों का बुरा हाल हो रहा था, ऐसे समय में जिस प्रकार से कोरोना महामारी में भारत के अंदर प्रबंधन किया गया और उसके बाद कोई काम रुका नहीं, सारे काम देश के अंदर होते रहे।
एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, अब तीसरी बूस्टर डोज के रूप में ये वैक्सीन भी मुफ्त में लगाई जा रही है। इसके अलावा देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे 2 साल से भी अधिक समय हो गया, मार्च 2020 से लेकर अभी तक लगातार उनको प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन और अन्य सामान देने का काम तब से वो योजना के रूप में चलाया गया, अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गरीब को लगता है कि हमारे संरक्षण के रूप में, हमारे परिवार के मुखिया के रूप में भारत के अंदर जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। और जो भी योजनाएं बनी हैं पहले कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी, आज जो योजनाएं बन रही हैं वो केवल गरीब कल्याण के लिए बन रही है। ये फर्क है पहले और अब में। तो ये विपक्ष का जो आरोप रहता है कि आप तो सिर्फ ईडी और सीबीआई का जोर दिखा के ही सत्ता पाते हैं बार बार। नहीं, देखिए, जब अगर हम पाक साफ हैं तो हमको ईडी है, सीबीआई है या जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के शासनकाल में किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने गलत काम किया होगा तो कानून उस पर काम करेगा। गैरसैंण की अगर बात करें, वो हर चुनावों में ये सवाल उठता है और फिर चुनावों के बाद वो फिर रेंगता रहता है। ये अभी भी रेंगेगा? नहीं, आपको थोड़ा किशोर भाई शायद गलत किसी ने बता दिया है। हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए है और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में वहाँ पर लगातार काम हो रहा है। और अभी भी इस बजट में भी हमने गैरसैंण के लिए जो है अलग से धन आवंटन की व्यवस्था की है। और गैरसैंण हमारी सबकी संभावनाओं का, हमारी भावनाओं का केंद्र बिंदु है। तो निश्चित रूप से जो एक मैं कहूँ कि क्रम से और स्टेप बाय स्टेप गैरसैंण का विकास सुनिश्चित होगा, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ये हमारे लिए गैरसैंण केवल राजनीति का एक माध्यम नहीं है, दूसरे लोगों ने उसको राजनीति का माध्यम बनाया है। हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत करते हुए उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। जब आप वैक्सीन की मुफ्त की बात कर रहे थे तो याद आ रही थी प्रधानमंत्री की मुफ्त वाली बात की। वो आपके चुनाव में भी चला था कि बिजली मुफ्त और ये वो सब दिया जाएगा। वो वादे जो हैं वो क्या अब जनता को नहीं लुभाने वाले? देखिए, हमने कोई भी ऐसे वायदे नहीं किए और हमने जो भी संकल्प लिया उन सभी संकल्पों को हम पूरा जो करें। विरोधियों ने किए थे। हाँ, मैंने तब भी आपके चैनल में मैं एक कार्यक्रम में बोल रहा था। मैंने तब ये कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने तब ये कहा था कि उत्तराखंड हमारा बहुत ही जो है पर्यटकों के लिए भी अच्छा प्रदेश है, पर्यटक भी आते हैं और ये केवल चुनाव का काम है, चुनाव की घोषणा है, चुनाव की बात है। आप देखिएगा जैसे ये चुनाव में आए हैं, चुनाव के बाद ये वैसे ही वापस चले जाएंगे। और आज पूरा सफाया उत्तराखंड के अंदर हो गया है, पूरी की पूरी पार्टी सब आ गई है इधर ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस प्रकार की फ्री की रेवड़ियाँ बांटने वाले लोग बिल्कुल उत्तराखंड के लोग पसंद नहीं करते हैं। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्त हैं और देश के साथ चलने वाले लोग हैं। इसलिए चुनाव का नतीजा है, जो लोग बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक बहुत अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे, सारे सर्वे, सारे चैनल, सारे राजनीतिक मैं कहूँ उनको क्या विद्वान, उन राजनीतिक विद्वानों के सारे विश्लेषण खत्म हो गए। क्योंकि हर बार चुनाव में ये होता था उत्तराखंड में कि एक बार चुनाव हुआ, इस पार्टी की सरकार बन गई, फिर दूसरी बार चुनाव हुआ, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, फिर तीसरा चुनाव हुआ, फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, फिर चौथा हुआ तो फिर पहली पार्टी की सरकार बन गई। तो इस बार लोगों ने यही आकलन किया हुआ था कि इस बार फिर से सरकार दूसरी बन जाएगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनके काम, उन पर विजन पर उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बनाने का काम किया और कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और जिन्होंने झूठी घोषणाएं और रेवड़ियां बांटने के लिए जो है लोगों के सामने अपने संकल्प और अपने घोषणाएं रखी थी, उनको झूठा करार दिया, इसीलिए उन्होंने प्रचंड बहुमत दिया है। ये इस बात का प्रमाण है। तो वो लोग कहते हैं कि हम अगर बिजली मुफ्त की बात करें विकास के लिए तो वो रेवड़ी हो गई, और आप अगर वैक्सीन मुफ्त की बात करें वो रेवड़ी नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक बिजली की, पानी की, ये सब तमाम घोषणाओं की बात है, वो केवल और केवल उत्तराखंड के अंदर उस समय में करी गई जब चुनाव आने वाला था। और कोरोना वैक्सीन देश के गरीब को देने की बात हो या उनके घर का चूल्हा न बुझे, कोई भूखे पेट न सोए,
वो उस समय की आवश्यकताएं थी। इन दोनों में ये अंतर है। आपने सेना की बात की। बहुत बड़ा वर्ग है उत्तराखंड की जनता का जो सेना के साथ जुड़ा हुआ है। अभी ये अग्निवीर को लेकर इतना बवाल हुआ देश में, इतनी आग लगी। उत्तराखंड के लोगों को आप क्या कहेंगे इस पूरी योजना के बारे में, उनका अगर कुछ संशय है तो? देखिए, उत्तराखंड हमेशा देश के साथ चलने वाला राज्य है। मैंने कहा कि उत्तराखंड से जब भी देश के अंदर कोई भी लड़ाई लगी है, कोई भी वार हुआ है, तो उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कारगिल का युद्ध जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो युद्ध चला था, उस युद्ध में भी 75 उत्तराखंड के रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी। और अभी जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारी सेना ने अग्निवीर योजना को लॉन्च किया, तो कुछ ऐसे लोग जो केवल राजनीति करते थे, हर विषय पर केवल विरोध के लिए विरोध करते थे, उन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी कोशिश की। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, वहाँ के सैनिकों ने, वहाँ के पूर्व सैनिकों ने, नौजवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उत्तराखंड के अंदर सब लोगों ने अग्निवीर योजना का स्वागत किया है। और हमारे यहाँ पर जल्दी ही अभी इसी अगस्त माह से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। कोटद्वार में, पिथौरागढ़ में भर्ती मेले लगने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड के हजारों लोग भाग लेंगे और हजारों लोगों को सेवा का अवसर मिलेगा। तो इसलिए अग्निवीर योजना का हम स्वागत करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम आज अमृत रत्न सम्मान दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने देश का मान रखा है। आप जब बड़े हो रहे थे, आपके बचपन में आपके कौन से वो प्रेरणा स्रोत थे, कौन से वो आपके अमृत रत्न थे जिनको आप देख के कहते थे कि देश के लिए काम हो तो ऐसा हो? नहीं, देखिए, देश की आज़ादी में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको हम बचपन से जानते हैं, उनका स्मरण करते हैं। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, बिस्मिल हों, लाला लाजपत राय हों, ऐसे अनेकों वीर क्रांतिकारियों का तो हम स्मरण करते ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो सामने नहीं आ पाए, उन सब को भी आज स्मरण के लिए और नई पीढ़ी के स्मरण में रखने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, इस अमृत महोत्सव में उन सब का भी हम स्मरण कर रहे हैं। और हम तो बचपन से, चूँकि ये प्रभात फेरियाँ और ये सब जो कार्यक्रम हमारे होते थे, हम सब लोग बड़े उत्साहित होते थे कि प्रभात फेरी में जाएंगे, 15 अगस्त मनाएंगे, 26 जनवरी मनाएंगे। तो आज उस कालखंड की पुनः याद आ रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने नौजवान पीढ़ी के लिए ये सारे उनके स्मरण में रहें। इस प्रकार का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का, हर घर तिरंगा अभियान, प्रभात फेरी और दूरस्थ के क्षेत्रों में तिरंगा फहराने का जो कार्यक्रम लिया है। तो चलिए अमृत रत्न में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हम अनुरोध करेंगे कि आप मंच पर बने रहिए क्योंकि अब वक्त हो गया है अगले अमृत रत्न सम्मान का। और इसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवानी से हम अनुरोध करेंगे कि वो अगले अमृत सम्मान का ऐलान करें। हमारे अगले सम्मान के पीछे जो चेहरा है, उन्हें देश मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। जी हाँ, लॉन्ग रेंज मिसाइलों के मामले में भारत ने जो शक्ति और सामर्थ्य हासिल किया है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम बात कर रहे हैं टेसी थॉमस जी का। टेसी थॉमस, मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया। इनकी कहानी भारत ही नहीं, दुनिया भर की करोड़ों महिलाओं के लिए एक मिसाल है। भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाली ये न सिर्फ पहली महिला बनी, बल्कि इन्होंने अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी मिसाइलें बनाकर भारत को आत्मनिर्भर भी बनाया। 1988 में उनकी मुलाकात भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक APJ अब्दुल कलाम से हुई, जो इनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इन्हें अग्नि मिसाइलों के नेविगेशन और गाइडेंस की जिम्मेदारी सौंप दी। फिर जैसे जैसे इन मिसाइलों की रेंज बढ़ती गई,
टेसी की जिम्मेदारी और भूमिका भी बड़ी होती गई। आज टेसी थॉमस आत्मनिर्भर भारत के सबसे सशक्त चेहरों में से एक है। न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है इनका सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। अमृत रत्न। Dr. Tessie Thomas, Missile Woman of India. Dr. Thomas, कैसा लगता है आपको? How do you feel being called the Missile Woman of India? Please, can you please pick up the mic, please? Yes, sir. Feels really happy because it's for the cause of my work. I've been called Missile Woman of India. The nation is proud of you, but what has been your proudest moment? From the beginning of my career, I started working for the Agni programs and was fortunate to be put on the development of guidance schemes and navigation work for all the systems, mission design. So, and coming to the Agni 4 as project director, there were challenges to put across and solve for a world-class system. So the Agni 4 went through a lot of new technologies first time in the country, and that was developed by the team of program. And then we went for the successful flight of it. That achievement, seeing that moment was my proudest moment, wherein which all those technologies were further used for our Agni 5 missiles. We have the CM of the spiritual state of India. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि are you spiritual? Are you spiritual? Yes, of course. We are given the responsibility of do the job work. We do that to our fullest strength. But we really need an inner strength when we go for missions of this order. Thousands of people working for years together. When we are at the launch pad, the control room, I think the Almighty, the God, who gives us the inner strength that whatever work done for all these people becomes fruitful with God's blessing. That's what. आप कुछ डॉक्टर थॉमस से पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? आप केदारनाथ बद्रीनाथ जी आई हैं वहाँ? Yes, sir, I have visited. I have been there. चलिए आइए आप, मैं आपको वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। जरूर, जरूर। आइए एक बार देखने के लिए वहाँ, जरूर दर्शन के लिए आए। Thank you, sir. Thank you. उत्तराखंड में स्पेस प्रोग्राम को लेकर कुछ आगे बात बढ़ानी हो, स्पिरिचुअल स्टेट तो है ही, साइंस की भी बात हो। नहीं, उस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में बने, एक बड़े केंद्र के रूप में बने, उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील है। और हमारा प्रयास है कि हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पूरी दुनिया के जाने जाएं। क्योंकि जैसा उत्तराखंड का जिस प्रकार का एक वहाँ का परिदृश्य है,
उत्तराखंड के अंदर जहाँ शुद्ध जलवायु है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, और मैं कहूँ तो एक अगर आप आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसा स्विट्जरलैंड है, उससे भी सुंदर कोई जगह है भारत के अंदर तो मेरे उत्तराखंड में है। As a child, Dr. Thomas, how did you view the stars? Yeah, it's really amazing to see things way up in space. So it was always a fascination for me to see even an aeroplane flying. So this is something, a world of imagination and magics, and want to understand. The curiosity in me to learn more about it was always there. Did it ever occur to you that this is seen as a man's world, the world that I'm entering of space technology? I think I've proven it the other way. Science has no gender. So we all get opportunity as a scientist to work in our DRDO especially, I must say. And it is the same in almost all the scientific organizations. So we work as scientists, and science has no gender. You have to have the knowledge. You have to have the knowledge to be there, that's all. आजकल काफ़ी फिल्म्स आ रही हैं जिनमें स्पेस की बात होती है, हमारे अचीवमेंट्स की बात होती है. You watch those films? Yeah, few of them, but I'm not, I must admit that I'm not a regular person who is able to see, probably, I must say. But movies of good nature are helpful, and it motivates, it encourages us. It gives opportunities to know about others. What's your all-time favorite movie? If you call so, sometime in college days, engineering college, Ek Tujhe Ke Liye, I happened to see. and the full, and the best part is the full 3 hours I was sitting and crying. I got so much involved in the movie, maybe as a character. I was deeply involved in seeing the movie, crying throughout, and paying for the film. That's nice experience. Sir, आपकी all-time favorite movie? देखिए, पुरानी फिल्में तो सभी अच्छी थी, बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने देखी भी. अभी इधर नए समय में ऐसी बहुत सारी फिल्में जो देश के अंदर बहुत सारे स्थानों पर उस समय की नीतियों के कारण से, देश में तुष्टीकरण के कारण से जो लोगों पर अत्याचार हुआ, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, कश्मीर फाइल्स जैसी जो मूवी है जिसको हम लोगों ने देखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमें झकझोरती है, और देश के साथ वोटों के लिए जो समझौतों पर समझौते किए गए, वो उसकी बार बार याद दिलाता है. तो ऐसा क्यों है कि फिल्में सारी पुरानी अच्छी थी और सरकारें पुरानी अच्छी नहीं थी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहले केवल और केवल इस बात के लिए नीतियाँ, इस प्रकार के लिए कार्यक्रम लाए जाते थे कि वो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको क्या पसंद है, उनकी क्या ज़रूरत है, या उनको क्या उस समय लागू करना है. और अब जो नया समय आया है, नए समय में जो जनता की सरकार होती है, जनता को जिसकी ज़रूरत होती है, जनता जो देखना चाहती है, या जनता जिस मर्म को समझती है, जनता के मर्म को समझने वाले सरकार में है. इसलिए पुरानी फिल्में भी अच्छी थी, लेकिन नई फिल्में जो बहुत अच्छी आ रही हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ. Dr. Thomas, when do you think India would be able to send its first woman into space or to the moon? Yeah, our ISRO, Department of Space, is preparing for the manned mission, the Gaganyaan program. Very soon, we'll see such things happening, women in space, moving from India itself. When you started out in this field, did you ever visualize that this is where we would be on the 75th year of our independence?
No, I must say, because almost starting from school, we were learning only through books, whatever was available. Today, there's a sea change in knowledge across us, which gives a lot of opportunities for youngsters. So there is a vast difference in our thought process for us as well as the younger generation. We would have not heard about artificial intelligence and its applications. Today, the youngsters started making things like startups and a lot of opportunities. Technologies are very clear to them what to be done with it. So, world is changing, and definitely our country also is marching towards being global leader in technologies. कि बस कुछ देर और आप सब इस मंच पर बने रहें। तो एक विशेष संवाद के साथ साथ बेहद दिलचस्प संवाद भी यहाँ पर आपने देखा और सुना। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया दर्शकों के भरोसे ने हमें बादशाहत के इस मुकाम तक पहुंचाया है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। तो हमारे साथ थी देश के अमृत रत्न टेसी थॉमस जी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे चीफ एडिटोरियल ऑफिसर संतोष मेनन जी को कि वो आएं और धामी जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया धामी जी, आप हमारे साथ यहाँ आए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर टेसी थॉमस, अमृत रत्न। अमृत मंच पर अमृत रत्न का सम्मान जारी है और इस सफर को हम आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगे, क्योंकि अब अगला पड़ाव यहाँ पर सामने आ रहा है और अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं और आज के जो अगले हमारे खास मेहमान हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। बादशाहत यहाँ पर हमारी कायम हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी ये बादशाहत यूं ही कायम रहेगी। दर्शकों का भरोसा यहाँ पर हमें मिला है। करोड़ों दर्शकों को न्यूज 18 इंडिया की पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। विशेष संवाद, विशेष सम्मान, आगे भी ये सफर अब जारी होने वाला है। अगला पड़ाव भी बेहद खास है। हम बढ़ रहे हैं अब अपने अगले सेशन की तरफ और इसमें आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं अपने अगले खास मेहमान जिनसे आगे हम चर्चा करेंगे। और आज के अगले हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी। और इस सेशन की मेजबानी यहाँ पर करने जा रहे हैं प्रतीक त्रिवेदी जी। जोरदार तालियों से आप हमारे खास मेहमान का स्वागत करें। तो सबसे बड़ा सम्मान देने का मंच अमृत रत्न, एक विशेष संवाद की अब शुरुआत यहां पर हो रही है अगले पड़ाव के जरिए। शुक्रिया, थैंक यू।
मैं बात शुरू करना चाह रहा था, लेकिन मैंने पता किया कि पहले पता करें कि